चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार बुक दिखाना, तो जो मैंने पढ़ा है उसका भी रिवीजन करा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में पता ही है कि ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि TIR क्या है। TIR तो कुछ भी पूछे TIR के बारे में, बोले तो दो कंडीशन लिखने के लिए। इसका ट्रिक है डॉक्टर और IC, इंडियन करेंसी। मतलब जब रे ऑफ लाइट गोज होकर डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा किस में, डेंसर मीडियम में। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। उसके बाद एक ऐसा फिगर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे डेंसर, ऊपर लिखेंगे रेयर, ऐसे घुमाएंगे वापस डेंसर में आ जाएगा। टीयर के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कहना चाह रहा है कि ये देखिए इमेज कहाँ पर बनता है हमारे आंख में, रेटिना पे। मान लो कि कल हो के हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तब भी कहाँ पे इमेज बनेगा, रेटिना पे। कल कहीं पर भी रख देंगे रेटिने पे ना बनेगा। ऐसा थोड़ी कि रेटिना के आर पार हो जाएगा, रेटिना के पहले बन जाए, तब तो उस समय क्या हो जाएगा, कौन बीमारी हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया हो जाएगा। किसमें रेटिना के आगे बनता है, किसमें रेटिना के पीछे। मायोपिया में रेटिना के आगे बनता है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है, तो वो वाला बीमारी हो जाएगा। लेकिन देखो तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, हम तुम्हारा इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, ये नहीं लिख लेंगे। उसके बाद ये भी लिख सकते थे इमेज इज फॉर्मेड ऑन द रेटिना इवन ऑन द इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस हमेशा कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ पे फॉर्मेट होगा, रेटिना पे। इवन हालांकि तुम अपना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना भी चेंज करते चले जाओ। फॉर दिस आई लेंस बिकम्स, लेकिन एक चीज क्या होगा कि अगर दूर जाएगा तो हमारा आई जो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और जो रिलैक्स हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे। तो अगर फोकल लेंथ के बारे में बोलेगा कि डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन हो गया, इमेज तो वहीं पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर दूर जा रहा है तो हो सकता है हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। समझ में आ गया। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे इसमें। क्या लिख सकते हैं, द इमेज डिस्टेंस रिमेन चेंज एंड द इमेज विल ऑलवेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना। समझ में आ गया, हो जाएगा ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, वाई डू स्टार ट्विंकल्स, ये भी तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टार क्यों ट्विंकल होता है, मतलब क्यों, ये बुक ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये फिगर बनाएंगे हमेशा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर में क्या दिखाया, देखो हम बताए थे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर में लेयर है हवा का। कहीं पे हल्का हवा है, कहीं पे ज्यादा भारी हवा है। तो जब हवा हल्का होगा तो रेयर होगा, जब एयर का डेंसिटी, तो उस समय क्या होगा, उसे मतलब टॉर्च मार रहे हैं, धूल धक्कर कम है तो टॉर्च का रोशनी ज्यादा दिखाई पड़ेगा ना। जहाँ पे धूल धक्कर ज्यादा रहेगा तो टॉर्च का रोशनी क्या हो जाएगा, डिम। तो डेंसर हवा में डिम हो जाएगा लाइट, और रेयर हवा में ब्राइट हो जाएगा लाइट। हर एक सेकंड पे ऐसा हो रहा है। कभी धूल ज्यादा है कहीं पे, कहीं पे धूल कम है। तो ये कभी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, कभी कम दिखाई पड़ रहा है, तो चमकता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वही फिगर बना के ऐसे दिखा देना है, ऐसे कि एटमॉस्फेयर का लेयर है, ऐसे ही देखिए इसका ये स्टार है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो ऐसे जिगजैग जिगजैग करते हुए आ रहा है। फिगर तो बना देना है। पहली बात, तुम उल्टा पुल्टा भी लिखोगे तो फिगर देख के समझ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन आंसर का मतलब पता है। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि रेयर में लिखोगे कि स्टार ब्राइट, डेंसर मीडियम में स्टार डिम, ये लिख लोगे। और उसके बाद ये लिखोगे, जब रे ऑफ लाइट कम होता है स्टार से, एंटर करता है एटमॉस्फेयर तक, तो इट अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट आएगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। ऑन अकाउंट वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एन एयर एट डिफरेंट हाइट, क्योंकि जो एयर का डेंसिटी है हर हाइट के अनुसार क्या होगा, वेरी करता चले जाएगा। ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग होते रहेगा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टार। इसका हमको क्या दिखाई पड़ेगा, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तुमको भारी लग रहा होगा, कुछ नहीं। अगर तुमको ये वाला भी याद नहीं हो रहा है ना, तो तुमको एक ट्रिक बता रहे, ये वाला भी अगर याद नहीं हो रहा है ये पॉइंट, तब तुमको नोट्स पढ़ाए थे यहाँ से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से 2 क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, व्हाट डू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तब भी यही आंसर लिख देना। ट्विंकल क्यों स्टार करता है, तब भी यही आंसर पूरा लिख देना। ये तो याद है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पूरा, ये कल पढ़ाए थे, याद है ना। तो ये याद कर देना, बस फिगर बनाना इसे स्टार वाला, वो वाला फिगर बनाना, ऐसे बना देना, इसे करके 2 लेयर दिखा देना, यहाँ पे स्टार दिखा देना।
ऐसे आ रहा है, ऐसे जिगजग जिगजग आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखना है कि एक जगह डेंसर मीडियम है तो स्टार क्या होगा, डीप। एक जगह रेड मीडियम है तो स्टार क्या होगा, ब्राइट। यहाँ पे लिख देना है, पूरा डिफिनेशन हम याद करा दिए, बराबर नहीं याद करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉटर एयर है, उलेस है, ये सब चीज है। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पूछे या ट्विंकल क्यू स्टार होता है, दोनों में क्या आंसर आएगा, वही आएगा। पर ये पूरा लिख देंगे, हाँ पूरा लिख देना, ठीक है। तुमको नहीं काटेगा नंबर, समझ में आ गया। तो कैसे जोड़ना है समझ में आ गया ना। हाँ। तो अगर ऐसा सवाल पूछे तो ये फिगर बना देंगे, इसको छोड़िए अगर याद नहीं हो रहा है। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टार, तो स्टार जो है वो तो ट्विंकल करता है, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करता है। तो देखो प्लैनेट के अपने आप में इसमें से बहुत सारा रे निकलता है। स्टार तो एक छोटा सा है, टॉर्च टाइप का है, बड़ा सा लेकिन दिखाई पड़ता है छोटा सा। लेकिन प्लैनेट तो उससे भी बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो प्लैनेट से बहुत सारे रे निकलता है। तो मान लीजिए एक दो वो रे इधर उधर चलिए गया, डिम हो रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली हमारे आंख के सामने जो है ना, तुमको ना एक होल मात्रा में लाइट आता है, ठीक है ना। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। प्लैनेट जो है नजदीक भी है अर्थ से, तो वहां पे इसके बीच में जो रुकावट है एयर का जो है कम, सब बुक बाकी सब चीज वाला कम होगा लेकिन कम होगा। देन स्टार, दे आर कंसिडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो कि प्लैनेट है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा रे निकलते रहता है यहाँ से, ठीक है ना। और ये वो रे ऑफ लाइट मान लो खराब भी होगी, इधर उधर चल गया तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्थर द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ईच पॉइंट साइज सोर्स फ्लिकर्स, but the total amount of light entering our eye will be practically remains unchanged. Therefore the planet do not, अरे थोड़ा अटपट लग रहा है आंसर, छोड़ दे भी थोड़ा देर के लिए, रुको लास्ट में इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, Why does the sun appears to be reddish early in the morning? हमको कैसे बोले तो वो याद करो, लेकिन हम ही को बताने में अटपट लग रहा हूँ, ठीक है। हम तो इसे समझा दिए कि प्लैनेट में से बहुत सारा रे निकलता है, ठीक है। तो ये वो इधर उधर भी गड़बड़ा जाता है रे ऑफ लाइट, अगर बुक बाक हो रहा है, लेकिन बहुत सारा लाइट है ना, तो आता हुआ दिखाई पड़ेगा हम लोग के पास एक बैग, तो वो बुक बाक करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये छोड़ो, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि जो सन है हमको क्यों रेडिश दिखाई पड़ता है, लाल, उगते समय डूबते समय। सूरज सुबह में लाल दिखाई पड़ता है, शाम में भी लाल दिखाई पड़ता है। तो हम कल बताए थे, ऐसे सवाल को बनाने के लिए फिगर बनाइएगा। ये क्या है, सन का रोशनी है, यहाँ पे आ रहा है रोशनी, यहाँ पे डस्ट होगा। तो हम बताए थे सन में से 7 कलर निकलता है। सारे रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा, केवल जो भी शॉर्ट वेव लेंथ है, केवल जो रेड वाला होगा वो तो लंबी दूरी तक जाएगा, तो इसको स्कैटर नहीं कर पाएगा, इसी कारण ऐसा होता है। देखो इतना लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सन राइज the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. एटमोस्फेयर में आने से, हमारे पास आने से पहले एटमोस्फेयर होते बहुत दूरी तक तय करता है लाइट। इस जर्नी में क्या होगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाएगा, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसी को हमारे आंख तक पहुंचेगा। लॉन्गर कौन है, रेड है। जो शॉर्टर है ब्लू, ये सब जो है सब, तो ब्लू जो है ये सब क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी तुमको लग रहा होगा बड़ी हार्ट है, तो फिर इसको कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कल हम थ्योरी पर आए थे। देखो ऐसा ये आया सन क्यों होता है, ऐसा इसका थ्योरी पर आए थे, तो तुम याद किए होगी ये वाला, डायरेक्ट ये लिख दो, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिगर ये बना के ये दिखा देना कि ये दिन का समय है और ये सुबह का समय है, ये शाम का समय है, और ये सुबह या शाम का समय है, ये दोनों। तो इस समय देखो दूरी बहुत जाते हैं, इस बीच में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ब्लू लाइट को वापस इधर उधर फेंक फाक देगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ का है, जो हाई वेवलेंथ का है रेड को वो आने देगा। यहाँ पे ना लिखा है, ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट द सन इज नियर होरिजन, देयरफॉर द सन ट्रेवल more in the earth atmosphere. Due to this, blue light is scattered by fine particles, but the light of longer wavelength जो रेड है वो रीच टू अवर आई। कितना सिंपल आंसर है, लिख दोगे, लिख देंगे कि शॉर्टर वाला पहुंच जाएगा, शॉर्टर वाला स्कैटर हो जाएगा, लॉन्गर वाला पहुंच जाएगा। ऐसे दिखा भी देना, यहाँ पे कैसे दिखाओगे, ये तो बना ही देना, यहाँ पे दिखा दोगे ऐसे करके कि डस्ट है तो यहाँ से क्या है, स्कैटर कर गया, स्कैटर कर गया, बाकी ये रेड वाला हमारे आंखें तक पहुंच गया। बना लोगे, ठीक है। हाँ पा नहीं करो, बताओ। फिर यहाँ पर बोला, व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट।
जैसे कि स्पेस में जो हम लोग को स्काई कैसे दिखाई पड़ता है, ब्लू। ब्लू। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में चला जाएगा तो उसको हम लोग का धरती कैसे दिखाई पड़ेगा, स्काई कैसे दिखाई पड़ेगा, तो उसको काला दिखाई पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस में जो है ना, कोई इसका कोई डस्ट पार्टिकल तो उतना है नहीं, इसी कारण वहाँ पे लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। इसी कारण क्या दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई देगा। स्काई appears to be an dark या black to an astronaut because in the space there is no atmosphere। स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं है तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, ना ही कोई डस्ट होगा, एंड हिंस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स, एज ए रिजल्ट सन appears to dark। बस इतना सिंपल याद रखना है कि स्पेस में एटमोस्फेयर नहीं होता है, इन द एटमोस्फेयर इन द स्पेस देयर इज नो एटमोस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स, सो स्काई appears to be black। याद हो जाएगा। हाँ। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार याद होगा कि स्पेस में याद रख लेना है कि स्पेस में क्या होता है, एटमोस्फेयर नहीं होता है, इसी कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, इसी कारण हमको क्या दिखाई पड़ेगा, डार्क। एमसीक्यू में भी आएगा कि एस्ट्रोनॉट को कैसे दिखाई पड़ता है, डार्क दिखता है, डार्क या ब्लैक। TAR बता ही दिए। फिर से यहाँ पर वाई डज स्काई appears टू बी ब्लू, अगर ऐसा सवाल आ जाए स्काई ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, तो सीधे सिंपली अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो सीधे लिखेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन थोड़ा सा जान लो, इन अपर एटमोस्फेयर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस गैस एंड स्कैटर ब्लू लाइट, सो अरे हम बोले थे ना कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है तो ब्लू लाइट को क्या करेगा, पूरा छितरा देगा, बाकी रेड को यहाँ पे पहुंचने देगा, तो ब्लू लाइट ऊपर पूरा छितरा जाता है तब हमको ब्लू दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, सिंपली लिख सकते हो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ज्यादा एग्जामिनर को कुछ बेवकूफ बनाना है तो इसे कर देना, लाइट दिखा देना, यहाँ पे इसे डस्ट पार्टिकल है, ये लिख देना डस्ट पार्टिकल है, ब्लू लाइट स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उस सब तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सब। अब यहाँ पे देखो, why is normal eye is not able to see clearly object place it closer than 25 सेंटीमीटर, ये भी तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मतलब बोलना चाह रहा है, हम कल ही बताए थे कि 25 सेंटीमीटर तक ही हमारा आँख नज़दीकी से देख सकते हो, उसका ज़्यादा देखोगे तो खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, ठीक है ना। नॉर्मल आई इज अनएबल टू क्लियर, लेकिन उससे 25 सेंटीमीटर से और कम पे अगर चाहे हम लोग देखें ना तो नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि अरे कम करेंगे डिस्टेंस, अगर कम करेंगे तो हमारा सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन फोकल लेंथ को छोटा होने का भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि एकदम छोटे होते चल जाए, कितना छोटा होगा, छोटा उतना नहीं हो सकता, ठीक है, उसका भी लिमिट है। वैसे ही देख तो सकते हैं हम, लेकिन कितना बड़ा होगा फोकल लेंथ, उसका भी तो लिमिट है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या लिखोगे, ए नॉर्मल आई इज अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट प्लेसेड क्लोजर देन द 25 सेंटीमीटर। अभी तो क्वेश्चन चल रहा है, वही बात बोल रहा है, बिकॉज जो सिलियरी मसल्स है हमारा आईज का आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। जो सिलियरी मसल्स है वो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एक लिमिट के बाद वो बस वही रहेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा फोकल लेंथ छोटा नहीं हो पाएगा, तो उसे उतना नजदीक का देख नहीं सकते हैं। क्या लिखोगी, बताओ क्या लिखेंगे, बिकॉज द सिलियरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड इट्स लिमिट, because the ciliary muscle cannot beyond its limit contract beyond its limit। ये तो हुई क्या, देख सकते कल ये भी बता दिए थे, यही क्वेश्चन है कि what happen when we pass a white light from this inverted prism। तो एक लाइट वाइट भेजेंगे तो सबमर्ज हो जाएगा सारा लाइट, फिर वापस में व्हाइट लाइट निकलेगा, तो क्या होगा, then all 7 color of spectrum combined by inverted prism। जो all 7 color है स्पेक्ट्रम combined हो जाएगा किसके द्वारा, by inverted prism and emerge as white light। बस इतना याद रखना। क्या याद रखना, बोलो जल्दी। then all the 7 colors of spectrum combined by inverted prism and emerge as white light। हो जाएगा। हाँ। ये फिगर बना के जो सारा 7 कलर है हमारा प्रिज्म का, इन्वर्टेड प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम का वो कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड करके व्हाइट लाइट निकालेगा। हाइपर मायोपिया मायोपिया के बीच में क्या डिफरेंस ऐसा आ सकता है, तो एक लाइन से एक चार्ट बना के लिख देना, पहले लिखना मायोपिया, ऐसे लिख देना मायोपिया एक होता क्या है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, also known as nearsightedness। रीजन फॉर मायोपिया, फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होता है,
करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये इसमें क्या होता है, रेटिना के आगे बनता है इमेज। कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स मिरर के जैसा होता है। कन्वेक्स मिरर बड़ा चीज को छोटा करके दिखाएगा। तो पिया जी का फोन आता था तो मोबाइल में देखता था बड़ा, पिया जी को छोटा, वैसे याद आ रहा है कुछ? हाँ। फिर मायोपिया एक बार लिख लिया, फिर एक बार हाइपर मायोपिया, दोनों डिफरेंस आए तो लिखने के लिए। ठीक है। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोलो क्या लिखा हुआ वहाँ पे, पढ़ो। What do you mean by power of accommodation of द पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सिलियरी मसल से फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ठीक है, ताकि रेटिना पे इमेज अच्छा बन सके। फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताए थे कि हमारा जो सिलियरी मसल है वो रिलैक्स हो जाता है तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं। और जबकि नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताए थे कि ये फोकल लेंथ क्या हो सकता है, डिक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ ये पहले तो ये बताओ, सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद यही ना आंसर है कि एट सर्टेन लिमिट फोकल सिलियरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड इट्स लिमिट। पहला वाला का आंसर। कभी ऐसा एक क्वेश्चन लिखने के लिए एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, तो ऐसे जुट्टो का पहले काई बना देना, इसे से कुछ लिख देना, कॉर्निया पीपल ये सब। ठीक है, ये सब करके लिख देना एक एक पॉइंट। कॉर्निया को क्या है, कॉर्निया जो है कवर करता है आँख को, प्रोटेक्शन करता है, अलाउ करता है लाइट की आँख में। आइरिस क्या है, ये डार्क मस्कुलर टिश्यू है बिहाइंड द कॉर्निया। पीपल क्या है, तो ये आइरिस को कंट्रोल करता है, ये आइरिस को कंट्रोल करता है, विंडो ऑफ लाइट। ये आइरिस का काम क्या है, तो ये कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या कहते हैं, बोथ इट इज मेड अप ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। रेटिना क्या आती है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है और यहीं पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ पे बहुत सारा सेंसिटिव सेल होता है, लाइट सेंसिटिव सेल। ऑप्टिक नर्व क्या है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट होगा बाय रेटिना एंड सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है रेटिना पे वह ब्रेन तक पहुंचाता है कौन, ऑप्टिक नर्व। वाइट्रेस ट्यूमर क्या है, एक लिक्विड है जो हमारे आंख में होता है। ये हो गया। और जो एक्सरसाइज का, ये तुम्हारे बुक का ही है, एक्सरसाइज में का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ह्यूमन आई है कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्कोमोडेशन। तो क्या होगा, बस ये लाइन पकड़ना था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, एक्कोमोडेशन ऑफ आई। प्रेस बायोपिया में क्या बताए थे, प्रेस बायोपिया मतलब होता है कि जब हाइपर मायोपिया मायोपिया दोनों हो जाए। ठीक है ना, ये बताए थे कि कैसा वो चश्मा यूज करते हैं, गोलका वाला क्या रहता है नीचे में, कौन सा है, कॉन्वेक्स होता है। कैसी याद रहते हैं, अपनी एक्स को मैं नीचे में रखता हूँ ये। इसके बाद फिर से द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पे बनाता है, पे रेटिना पे। ठीक है, विंडो ऑफ द आई किसको बोलते हैं, प्यूपिल को, गोलका जो रहता है प्यूपिल। आइरिस को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस की प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया का कॉन्सेप्ट प्रोटेक्ट एंड कवर अवर आई एंड इट इज ए ट्रांसपेरेंट आउटरमोस्ट पार्ट। फिर से उसके बाद कितना हम बताए थे, मिनिमम विजन, नॉर्मल विजन, लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कि 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर याद रखना। जो सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, तुम कल पता लगा क्या ना, मीटर बड़ा है। हाँ चलो। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, फोकल लेंथ किसके कारण चेंज हो जाता है, फोकल लेंथ को बड़ा करते हैं, फोकल लेंथ छोटा होता है, किसके कारण, दिमाग में, सिलियरी मसल्स। ठीक है, बस हो गया, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। आज की सेवा यहीं पे समाप्त, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इस चैप्टर का जो 3-4 क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है, वो होगा वो जब लाइट पढ़ाएंगे ना तो उससे रिलेटेड है। इसमें फॉर्मूला लगता है पावर इक्वल टू 1/f, वो देखना होगा कहीं वो क्वेश्चन डिलीट तो नहीं कर दिया है, कहीं कि नोट्स में नहीं था कहीं पर भी।